नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज हमारे स्टूडियो आए हैं एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने हर किरदार को अपनी गहरी और सच्ची परफॉर्मेंस से यादगार बनाया। फिर चाहे सीक्रेट गेम्स के मोमीन भाई हो या फिर मामला लीगल है के कैलाश, हर किरदार से उन्होंने स्क्रीन पर अपनी छाप छोड़ी है। हमारे साथ है दिव्येंदु भट्टाचार्य। दिव्येंदु जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। चलिए दिव्येंदु जी, सबसे पहले शुरू करते हैं आपके लेटेस्ट प्रोजेक्ट से, मामला लीगल है। कितना एंजॉय किया है इस लीगल जर्नी को विद कॉमेडी? नहीं, शो बहुत बढ़िया शो है। मतलब मैंने अव्वल तो इस शो को पहले देखा नहीं था, तो लेकिन जब बारी आई कि इस शो में काम करना है, जब वैभव अपना एंटी कास्टिंग के, तो उन्होंने मुझे ये रोल पिच किया था। तो उन्होंने कहा कि दादा बहुत बढ़िया रोल है, तो मैंने पढ़ा रोल को। पढ़ने के बाद मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट फिर उसके बाद फिर मैंने ये शो देखा, सीज़न 1 देखा और देखा कि बहुत बढ़िया शो है, बहुत ही लाइट हार्टेड शो है और पूरी एक बहुत अच्छी तरीके से एक दुनिया को क्रिएट किया हुआ था। तो मुझे लगा कि यार बढ़िया शो के साथ हमेशा जुड़ना तो बढ़िया ही रहता है, बेहतर रहता है। तो फिर मैं जुड़ा इसके साथ और जुड़ने के बाद पूरी टीम के बारे में पता चला। तो पूरी टीम में ऑलरेडी एक बंदे के साथ मैंने काम किया हुआ था, अनंत जोशी, उसके साथ काम किया हुआ था मैंने। तो और बाकी राहुल पांडे जो डायरेक्टर है, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है। मतलब जो ड्रामा में उनकी जो पकड़ है, तो बहुत ही यंग लड़का है, लेकिन ड्रामा में जो पकड़ है, ड्रामा की जो समझ है, वो बहुत ज़बरदस्त है। और ह्यूमर भी उनकी एक ख़ास किस्म की, मतलब उनके एक टेस्ट ऑफ ह्यूमर है जो कि बहुत ही वैलिड है और अच्छा है। और तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चरली थोड़ा सा काम करने का तरीका हल्का सा डिफरेंट है, जो मैंने बाकी जगहों में भी काम किया, बाकी डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन वही सारी चीज़ें अच्छी लगती है आपको कि कोई आपको नया चैलेंज थ्रो करे, कुछ और डिफरेंट करने को मिले। सो सारी चीज़ें, बाकी टीम बहुत बढ़िया है, बहुत सारे बहुत अच्छे कलाकार हैं। रवि किशन हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टर। बाकी जो अंजुम है, निधि है, बद्री है, अनंत है, सौरभ है, सब सारे, मतलब एवरीवन, लाइक द टीम इज़ आल्सो वेरी गुड टीम। सो ऑल टुगेदर इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। इस बार अगर सीजन 2 की बात करें, अगर कंपेयर करें सीजन 1 से, तो इस बार सिस्टम को थोड़ा डीपली ऑडियंस को बताया गया है। मुझे लगता है कि सीजन 1 में पूरी दुनिया एस्टेब्लिश हो चुकी, पूरी दुनिया एस्टेब्लिश कर दिया था उन्होंने। अब क्या है, अब मुझे लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सटेंस ओरिएंटेड ये स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है। मतलब बहुत काफ़ी डीप है, बहुत जगह जगह में काफ़ी डीप है चीज़ें। जैसे कि मेरे किरदार का ट्विस्ट, मेरे किरदार के ज़रिए जो बात कही गई है। इनफैक्ट रवि किशन के जो आखिरी में जो कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर भी जो बात कही गई है, छोटी छोटी चीज़ों में रिलेशनशिप के ऊपर जो बात कही जा रही है, और हायरार्की, रेसिज्म, सारी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छी तरीके से ये शो को पेश किया गया है। सो आई रियली लाइक्ड इट। कई सारे सीन्स आपके रवि किशन के साथ में, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो भी एक लंबे जर्नी रह चुके हैं, उनकी भी लंबी जर्नी, आपकी भी जर्नी रह चुकी है। हम दोनों का एक्चुअली काम करते हुए देखा, हम दोनों का टेम्परामेंट बिल्कुल एक जैसे ही है। तो कई बार तो बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग लाइक हमारी जो हाव भाव और चीज़ें भी बहुत मिलती जुलती है। तो बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा और बहुत ही ईजी है। मतलब हम लोग बहुत ईजीली काम करते हैं, मतलब कि हम दोनों के बीच में एक कॉमेडियन अपना दोस्ती भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अच्छा लगा काम करते हुए। ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसे रहती थी? ऑन स्क्रीन तो हमने देखा है, पर ऑफ स्क्रीन ऐसे कोई किस्से या ऐसे कोई एनेक्डोट्स जो आप शेयर कर पाए? हाँ, बस जब ऑफ स्क्रीन होते थे साथ में बैठे रहते थे और गप्पे मारते थे। और रवि किशन जो है वो बहुत अच्छा वक्ता है। तो और
अगर जिन्होंने रवि किशन के साथ काम किया उनको पता है कि वो कितने अच्छी तरीके से बखूबी अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ बिल्कुल रोचक करके बराबर बताते हैं सारी चीज़ें। तो और तजुर्बा उनकी बहुत है, मतलब लंबा अरसा उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में निकाला है और एज अ बतौर सुपरस्टार। सो कितनी सारी कहानियाँ हैं और कितनी सारी चीज़ें हैं, तो वो मज़ेदार होते थे। हमारे लिए कहानी बताने में हम हमारे पास जितनी कहानी है उसकी मुझे लगता है उससे ज़्यादा कहानी उनके पास है। और मुझे लगता है कि वो कहानी आपके पास कितनी है वो बड़ी बात नहीं होती है, बताने का तरीका आता है, स्टोरी टेलिंग आता है। बहुत लोग फैंटास्टिक स्टोरी टेलर, मज़े ले के बिल्कुल, और आपको मज़े दिलाते भी हो वो, तो उस तरीके से स्टोरी बताते हैं। एक चीज़ बहुत कॉमन है दोनों में, वो है रीजनल सिनेमा से जुड़ाव, चाहे उनका भोजपुरी से हो या आपका बंगाली सिनेमा से हो। तो जब रीजनल सिनेमा की बात आती थी तो क्या कभी ऐसा हुआ कि सेट पे डिस्कशन होता था कि अब कहाँ आप लोग देखते हो रीजनल सिनेमा, और जब शुरुआत की थी तब कैसा था? ऐसा कभी कोई डिस्कशन ऐसे मतलब बुनियादी बहुत बौद्धिक बहुत प्रोफाउंड डिस्कशन हमारे बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जिस तरीके से वो भोजपुरी सिनेमा के साथ जुड़े रहे और भोजपुरी सिनेमा से ही वो आगे बढ़े, वैसा मेरे साथ नहीं हुआ। मुझे बंगाली फिल्मों से इतना बंगाली फिल्मों में इतना काम नहीं मिला कभी भी। तो मैं तरसता हूँ, मैं जब मुझे कुछ मौका मिलता है मैं चला जाता हूँ। मैं कुछ भी मौका मिलता है तो मैं वो ग्रास्प करने की कोशिश करता हूँ। बट समहाउ मेरा करियर जो है वो कम्प्लीटली हिंदी क्षेत्र में है, मतलब नेशनल लेवल में है। क्योंकि बिकॉज मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के थ्रू आया हुआ हूँ। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, फिर उसके बाद वहाँ से स्नातक करने के बाद फिर रेपट्री कंपनी में रंगमंडल में 3 साल काम करने के बाद फिर मैं इधर आया हूँ। तो मेरा जो ऑलमोस्ट 75% ऑफ माई थिएटर एंड करियर इज़ हिंदी रंगमंच, एंड फिर उसके बाद नेशनल एरिना। हिंदी सिनेमा की अगर बात हो रही है तो 2001 में मॉनसून वेडिंग आई थी जी, और 2026 में अब मामला लीगल है। 25 साल की जर्नी यहाँ आप रही है। जब पीछे मुड़ के देखते हैं दिव्येंदु, कितने सेटिस्फाइड लगते हैं अपने इस 25 साल की जर्नी से? यार पलक झपकते बीत जाती है ना ऐसी चीज़ें, तो फिर ऐसा लगता है कि यार ये कल की तो बात थी यार। सो इनफैक्ट वो सारी छोटी छोटी चीज़ें याद आती है कि यार अभी इतनी जल्दी 25 साल भी हो गए, हो भी गए इस शहर में। और मतलब तो अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा मैं रहा इस शहर में, मतलब मैं पैदाइशी कलकत्ता का हूँ और मैं 24 साल में कलकत्ता से निकल गया था। बिकॉज आई वाज एनएसजी में मेरा बैच ही था 94-97, तो 24 साल का था मैं 94 में। और आज मुंबई में मेरे 26 साल पूरे होने जा रहे हैं, मतलब तो मैं ज़्यादा मुंबई वासी हो चुका हूँ अभी। लेकिन हाँ वो मेरा जड़ है, वो कर्म मतलब जन्मभूमि है। और मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहाँ रहते हैं, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है। तो इधर भी हूँ उधर भी हूँ, तो 25 साल कहाँ से बीत गए पता नहीं। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मज़ा आता है कि काम करे जा रहा हूँ। और छोटे छोटे जो अचीवमेंट्स है वो अचीवमेंट्स कभी मतलब कि एक ऐसा कभी बहुत मेहनत बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट हुआ नहीं कि मैं रातों रात स्टार हो गया और लाइमलाइट में आ गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक वक्फा है लंबा सा 25-26 साल का, धीरे धीरे खरामा वो होता रहा। छोटे छोटे अचीवमेंट्स क्यूमुलेटेड होके एक बड़ा अचीवमेंट हो जाता है ज़िंदगी में। तो मुझे कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट रहा होगा जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हुआ? गेम चेंजर साबित हुआ, मुझे लगता है कि हर एक सिनेमा, हर एक मूवी, मतलब हर एक मूवी, बहुत सारी मूवीज़ है जो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत गेम चेंज करता रहा। जैसे कि सबसे पहली बात तो मैं मॉनसून वेडिंग के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मॉनसून वेडिंग में आने से पहले मैंने मॉनसून वेडिंग कर ली थी दिल्ली में। मॉनसून वेडिंग करने के बाद मैं मुंबई आया, तो जो कि वो मॉनसून वेडिंग काफ़ी हिट फिल्म थी उस टाइम के हिसाब से, उसको गोल्डन ग्लोब वगैरह मिल गया था। तो उस टाइम डीवीडी का टाइम था। निश जो डायरेक्टर्स है वो जो सारे
इंडस्ट्री के हमारे जो नीच डायरेक्टर्स Yes. थे, जो कमर्शियल डायरेक्टर्स नहीं थे, जिनको अल्टरनेटिव सिनेमा देखना पसंद है, तो उन्होंने सब देखी हुई थी। और तो मैं मुंबई जब आया तो लोगों को, जब मैं किसी लोगों से मिलने जाता था, लोगों को पता, अरे अरे यू आर देयर इन द फिल्म। सो ऑलरेडी एक बेस बन एक चुका बेस बन चुका था, एक फैमिलियरिटी लेके मैं घुस रहा था, तो वहाँ एक मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद मेरा एक दोस्त है सिद्धार्थ श्रीनिवासन, उसने दिव्य दृष्टि नाम की एक फिल्म बनाई थी, डिजिटल फिल्म, जो कभी रिलीज़ नहीं हुई, बैन हो गई थी। और एक पंकज अडवाणी थी, वो भी, उन्होंने भी एक फिल्म बनाई थी, उर्फ प्रोफेसर। ये दोनों बैन हो गई थी और दोनों में मेरा बहुत बढ़िया रोल था। दिव्य दृष्टि में मैंने मेन रोल किया था, उसमें मैंने एक बहुत अच्छा, बहुत सब्सटेंशियल कैमियो किया था। दोनों बैन हो गई थी, लेकिन दोनों इंटरनेशनल डिजिटल फिल्म फेस्टिवल में दोनों को जॉइंटली बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। तो वो भी मेरा थोड़ा सा गेम चेंजर था, क्योंकि वो भी सारे नीश बैन हो गई थी, लेकिन जो नीश डायरेक्टर्स थे उन्होंने सब देख लिए थे, अरे यार तूने उसमें, अनुराग ने, तूने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तेरी वो पिक्चर मैंने देखी यार, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद ब्लैक फ्राइडे, फिर उसके बाद देवडी, उसके बीच में मेन स्ट्रीम फिल्मों में एक मैंने, मेरी जो सबसे पहली मेन स्ट्रीम फिल्म विक्रम भट्ट के साथ एतबार, उसके चलते मैंने मेन स्ट्रीम में घुसा था। तो जॉन इब्राहिम की भी पहली पिक्चर थी, तो ऐसे अमिताभ बच्चन की भी उन पहली, मैंने साथ में मेरा पहला काम, तो वो भी एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, एक पहली बार ज़िंदगी में, मतलब मैंने अमिताभ बच्चन सर के साथ मतलब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी एक वो सारी छोटी सी ऐसी, ये सारे जो है पॉइंटर्स है। उसके बाद ब्लैक फ्राइडे एंड देवडी तो बहुत बड़े पॉइंटर्स है। देवडी ने तो बहुत बड़ा एक कल्ट सेट किया था, अभी 24 अप्रैल को रिलीज़ है। फिर उसके बाद दंदन गोल, वो भी एक मेन स्ट्रीम फिल्म है, फुटबॉल फिल्म है जो बहुत अप्रिशिएटेड हुआ है। फिर उसके बाद बीए पास, एक इरोटिका, इंडिया में सबसे पहली जो इरोटिका बनी है वो बीए पास, उसमें भी बहुत चर्चित रहा काम। फिर उसके बाद जो गेम चेंजर्स है वो मुझे लगता है कि ओटीटी। फिर ओटीटी में लगातार 2-3 ऐसे रोल्स मिले जो काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि क्रिमिनल जस्टिस में लायक तालुकदार मिला, जो कि बहुत नेस्टी है और बहुत ही गंदा आदमी है, तो लोगों ने तो स्ट्रोल भी किया हुआ था, गाली दी हुई थे। उसके बाद जब मैं अनदेखी करता हूँ, एक पॉजिटिव पुलिस इंस्पेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है, जो कि ओनली होप है, बाकी सब खराब कैरेक्टर है, सो वो एक डिफरेंट होता है। फिर रॉकेट बॉयज़ में सैंटीज़ रज़ा, जो कि बहुत ही कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है। फिर जमताड़ा आती है, जमताड़ा में विश्वा पाठक एक बहुत कॉन्फ्लिक्टेड पुलिस इंस्पेक्टर है, एसएचओ है। ऐसे फिर ओटीटी ने बहुत बड़ा फिर गेम चेंज किया। तो ये है कुल मिला के मेरी जर्नी। आपने कन्वर्सेशन में अमिताभ सर का भी जिक्र किया है, और आपने कहा कि आपके लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके साथ स्क्रीन शेयर करना। जानना चाहूँगी कैसा, क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि अमिताभ के साथ में स्क्रीन शेयर करना, जब आप उनसे मिले पहली बार, तो वो मुलाकात किस तरह से वर्णन करेंगे? वो बहुत ही, मतलब एक पायस्ड, बहुत ही गंभीर इंसान है, उनको मतलब एक, उस टाइम मैं 30 साल का लड़का था, तो मैं तो ओवरवेल्म्ड ही था, मतलब इनफैक्ट। लेकिन मन में हमेशा यही रहा ना कि आई एम ऑल्सो एन एक्टर, मैं भी काम करने आया हूँ। सो ऑफ कोर्स जाके हाय हेलो किया, चरण स्पर्श किया। तो फिर तो वो डबल कुर्सी या ट्रिपल कुर्सी उनकी लगती है, एक साथ बांधते उनकी हाइट की वजह से, तो एक बैठे रहते बाहर और किताब पढ़ते रहते, तो इट्स लाइक सो सबसे तो देख के एक रिस्पेक्ट आता है। फिर उसके बाद काम जब वो करते हैं तो उसमें एक जो परफेक्शन, जो प्रोफेशनलिज्म दिखती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत, तो ये देखिए, एक्टर्स जैसे हम लोग, हम चाहे कितने भी इंस्टीट्यूशन से निकले या फिर पढ़ लिख के निकले, लेकिन जिन्होंने इतने सालों से जो काम किया हुआ है, जिनका इतना बड़ा बैंक है कामों का, और जो स्टार ऑफ द मिलेनियम है, ऐसे लोग जो है,
ये आपको प्रभावित तो करती है, करेंगे ही करेंगे, तभी तो वो आज उस जगह पे है। सो वो एक ऑरा तो उनका होता ही है बहुत ज़बरदस्त। तो अब मतलब किसी को तो इसलिए उस टाइम तो बहुत मज़ा आया था, उस टाइम तो बहुत मज़ा आया था, टाइम बहुत लग गया था वो फिल्म बनाने में, फिल्म बनने में, और उसके बाद वो फिल्म चली नहीं कमर्शियली, बट मज़ा तो बहुत आया था। जॉन के साथ भी उस टाइम पहली बार मेरी दोस्ती हुई थी, तो उनकी भी वो पहली फिल्म थी एक्चुअली एतबार, लेकिन रिलीज़ बाद में हुई थी, उससे पहले शायद आ गई थी पाप। आप मकबूल का भी हिस्सा रह चुके हो। मकबूल में मैं मकबूल का हिस्सा रह चुका हूँ, और मकबूल में मैं ब्लिंक एंड मिस हूँ। यस, मैं ब्लिंक एंड मिस हूँ, मतलब मकबूल को मैं मतलब अपनी फिल्मोग्राफी में रख नहीं सकता, क्योंकि मतलब रख नहीं सकते इन सेंस, मतलब मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, मकबूल मेरा कुछ नहीं था। तो शुरुआती से मतलब मेकर्स ने आपको बताया था कि इतना ही रोल है? नहीं, थोड़े बहुत थे जो शूट ही नहीं हुआ, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लेवल भी बाद में काट दिए थे, और कुछ तो शूट ही नहीं किया, और कुछ शायद एक दो, मुझे लगता है कि वो मेरा 2 शॉट जो लिए थे 2 शॉट ही रखे थे उन्होंने। अच्छा। तो ये बदलाव आपको नज़र आया इस जर्नी में, क्योंकि शुरुआत में सीन्स काट दिए जाते थे, जो प्रॉमिस मिलता था, जो करते थे वो पूरा होता नहीं था, बट अब जब 25 साल हो चुके हैं, इतना साल बिता चुके हैं, तो अब मेकर्स को भी कॉन्फिडेंट है, और आप भी कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि ये करना है तो करना ही है मुझे। हाँ, नहीं अभी मतलब वो तो सी वो अभी भी है, वो तो मेकर्स के ऊपर है, मतलब आप क्या करके आ रहे हैं और क्या रहने वाला है, वो अभी भी मेकर्स के ऊपर है। मतलब मैं अभी भी उसमें तब तो कोई दखलंदाजी की बात होती नहीं थी, तब मैं क्या और आज भी नहीं, वो कम्प्लीटली मेकर्स के ऊपर, मतलब मैं क्या शूट करके आ रहा हूँ और क्या रह रहा है, क्या नहीं रह रहा है, कितना रख रहा है, कौन सा सीन कहाँ से काटेगा, कहाँ नहीं, तो वो तो कम्प्लीटली वो जो आदमी देख रहा है, जिसका विजन है, जो फिल्म बना रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अंदर भी चीज़ें होती है, पोर्टल की तरफ से भी होती है चीज़ें, चेंजेस आते हैं, चैनल की तरफ से भी चेंजेस आते हैं। हो सकता है कि बहुत बड़े आप लेवल पे बहुत बड़े कलाकार या स्टारों के साथ काम करो तो उनके लेवल से भी प्रेशर आ सकते हैं। कभी हुआ ऐसा आपके करियर में? एक बार मेरे करियर में ये हुआ है कि किसी के कहने पे सीन चेंज हुआ है। अच्छा। मतलब एक सीन की शूट हो चुकी थी, उसके बाद रीशूट किया गया, सो पता चल जाता है कि ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, जो कि दुखद है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। एंड मैं अभी मैं उस लेवल पे कभी ऑपरेट करता ही नहीं हूँ, और ना तो मैं करना भी चाहता हूँ, तो मैं संतुष्ट हूँ। ओके, अगर जर्नी की अगर बात की जाए, आप ही की जर्नी के ऊपर, तो पहले ऐसा था कि जो भी प्रोजेक्ट्स आते थे उसको हाँ कहना है, क्योंकि एक मजबूरी भी है, काम भी करना है, इंडस्ट्री में टिकना भी है, मुंबई जैसे शहर में भी टिकना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी भी मैं येस मैन हूँ, मतलब अभी भी कोई भी आप मेरा फिल्मोग्राफी देखिए, उसमें आपको कैमियो भी दिखेगा, छोटे रोल्स भी दिखेंगे, बड़े रोल्स दिखेंगे, मेन लीड्स दिखेंगे, सब दिखेंगे, सब तरीके के रोल दिखेंगे। क्योंकि अभी भी मैं येस मैन हूँ, अभी भी कोई एक यंगस्टर आता है मेरे सामने, मेरे पास स्क्रिप्ट लेके, अभी भी मैं उनको एक्नॉलेज करता हूँ। क्या वजह होती है? क्योंकि मुझे काम करना है, कोई अगर कोई चीज़ मेरे पास लेके आ रहा है, इसका मतलब वो चाहता है कि मैं उस चीज़ को तवज्जो दूँ, उस चीज़ में मतलब उसको नज़रअंदाज ना करूँ, वो काम करूँ। तो अगर उसमें कुछ अच्छा ही है तो मैं क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तो काम ही करने आया हूँ, मैं घर में बैठ के क्या करूँगा। और एक चीज़ ये है कि काम नहीं करूँगा तो पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे पास तो और कोई डिफरेंट तरीका नहीं है अर्निंग का। तो यही मैं प्रोफेशनल एक्टर, सो तो वही मतलब सारी चीज़ें हैं। चलिए, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। अगर एक बदलाव का मौका मिले दिव्येंदु को इंडस्ट्री में, तो अपने जो जर्नी से क्या सीख मिली है और क्या बदलाव वो करना चाहेंगे? कुछ नहीं, कुछ खास बदलाव तो नहीं कर सकते आप, मतलब कुछ खास बदलाव चाहता भी नहीं हूँ मैं। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़िंदगी में ना बहुत थोड़ा सा ठहराववादी आदमी हूँ।
मतलब ठहराव पसंद करता हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा रैट रेस में, धक्का मुक्की में, शोबीज़ में, कंपटीशन में घुसता नहीं हूँ। तो मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जो मेरा कंपटीशन मेरे साथ ही है, और मैं जब चलता हूँ तो दुनिया को साथ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं यही रहना पसंद करूँगा, ऐसे ही रहना पसंद करूँगा। कोई ऐसा कोई बदलाव नहीं। इंडस्ट्री में बहुत बदलाव होना चाहिए। इंडस्ट्री में, हाँ, इंडस्ट्री की बात। इंडस्ट्री की बदलाव मैं तो ये कहूँगा कि इंडस्ट्री में हर किसी को जो वो कर रहा है वो पढ़ के आना चाहिए। पढ़ के आना, जो करके आना चाहिए। एक्सपीरियंस के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। और अगर स्टडी अगर होती है लोगों के अंदर, लोग अगर पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई आपको क्या देता है? पढ़ाई आपको एक नॉलेज देता है। नॉलेज आपको वाइज करता है, विजडम देता है। जब आपको विजडम देता है तब आप झुक जाते हो। तो आपके जो सबसे ज़्यादा एरोगेंस है उसके मतलब, इसका मतलब वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया उसने, मतलब वो इतने, इसलिए वो ज़्यादा एरोगेंस आ जाता है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जो सचमुच में हम्बल लोग होते हैं वो सचमुच में जानते हैं, पढ़ाई करते, क्योंकि इससे बोरोड इंडस्ट्री, इससे बोरोड आर्ट फॉर्म, इससे कॉम्प्लेक्स आर्ट फॉर्म, सबको लेके काम करना पड़ता है। तो यहाँ थोड़ा सा लोग, मैं चाहूँगा कि लोग और भी ज़्यादा मैलिएबल हो, और भी ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से पेश आए इस इंडस्ट्री में। तो सारी जगह में ही ऐसा, मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ही ये चीज़ें कायम हो जाना चाहिए। तो इससे एक और जो चर्चा है, जो डिबेट का टॉपिक है, वो ये है कि आजकल सोशल मीडिया फॉलोअर्स कितने हैं, सोशल मीडिया पे कौन ज़्यादा यही प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पहले भी था। पहले भी मतलब मैं कभी ये नहीं बोलूँगा, मैं इसको नेपोटिज्म नहीं बोलता हूँ कि इसका बेटा, उसका भाई, इसका ये, उसके मामा का बेटा, ये बेटा, ये चल सकता है बशर्ते आपके अंदर टैलेंट हो। तो क्योंकि टैलेंटेड लोग और भी बहुत सारे घूम रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री तो सबकी है, सबकी आर्ट फॉर्म तो सबकी है, सब हर कोई आर्ट फॉर्म में आने के काबिल हो। तो लेकिन जो टैलेंट है उस रियल टैलेंट को स्काउट करके अगर लेके आ जाए, और जिसने पढ़ाई लिखाई की है इन चीज़ों में, जिसने स्टडी की है, जिसको एक्सपीरियंस हासिल है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा चांस देना चाहिए, बशर्ते कि क्या आपके सामने कभी ऐसा रखा गया कि दिव्येंदु के कितने सोशल मीडिया फॉलोअर्स है, उसके हिसाब से मैं इस कैटेगरी में आता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जब से काम कर रहा हूँ तब इन चीज़ों का कंसेप्ट ही नहीं था। तब तो टेलीफोन भी नहीं थे, मतलब मोबाइल फ़ोन का ज़माना भी नहीं था। तो मैं दूसरे हिसाब से काम करता हूँ। तो ऑफकोर्स किसी ना किसी के दिमाग में होता ही होगा कि यार दिव्येंदु के इतने फॉलोअर्स नहीं है, बाकी जिनको मैं चाहिए उनको मैं ही चाहिए, क्योंकि आर्ट एक ऐसी आर्ट है, जिस आर्ट में बिलीव करता हूँ वो मैं यूनिकनेस में बिलीव करता हूँ। तो जिसको मैं चाहिए वो मैं ही चाहिए, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो और कोई नहीं करेगा। क्योंकि और बाकी चीज़ें तो इंडस्ट्री का तो ये दस्तूर ही रहा है कि तो पहले ऐसे उठा के लेके आते थे कि चलो यार तुम उस परिवार से, अभी उसका ऐसा हो गया है कि चलो यार इसका मिलियंस फॉलोअर्स है, उसका ये फॉलोअर्स है, बाकी वो एक्टर है या नहीं है, कोई एक रील में कोई कॉमेडी कर रहा है, इसका मतलब वो सचमुच में कॉमेडियन है या नहीं है, या फिर वो सचमुच में एक्टर है या नहीं है। कॉमेडियन एज एक्टर नहीं होता है, मतलब एक्टर्स कॉमेडियन होता है, कॉमेडियंस एक्टर्स नहीं होते हैं। मतलब कि वो इस तरीके की चीज़ें हैं कि एक्टर्स जो होते हैं वो सब कुछ करते हैं बिकॉज वो एक्टर होते हैं। और लेकिन कोई चीज़ें, कोई एक फाइटर है तो वो एक्टिंग जब करने आएगा तो हो सकता है एक्टिंग कर ले, लेकिन उसके यूएसपी फाइटिंग है। तो इस तरीके से मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो है, ये तो बहुत पहले से है। ओके। और अगर फिल्मों की अगर बात की जाए तो दिव्येंदु तो हमेशा ज़्यादातर, मुझे जो मैंने आपके जो काम देखे वो थोड़े सीरियस गंभीर रोल में ज़्यादा नज़र आते हैं। बट एज एन ऑडियंस आपको किस तरह का जॉनर देखना पसंद है? सब हर किस्म का जॉनर देखना पसंद है।
और ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सीरियस रोल किया, मैंने सीरियस किया, मैंने लाइट हार्टेड रोल किया, तो काफ़ी किस्म के वेरिएशंस मैंने करने की कोशिश की है, और भी करेंगे ऑफ कोर्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बिकॉज करते रहना पड़ेगा, तो हमको हमेशा प्रूफ करते रहना पड़ता है। आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए तो एक प्रोजेक्ट जिनका सबको इंतज़ार है, जिसका आप भी हिस्सा हो, जिसमें अनुष्का शर्मा भी है, आप बता सकते हैं क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट का? आ भी रही है, नहीं आ रही? क्योंकि कई सारी खबरें हैं। कई सारी खबरें, बहुत लोग हमेशा यही सवाल पूछते हैं, मेरे पास कोई खबर नहीं है। अगर मेरे पास अगर कोई खबर होती तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, बिकॉज मैं बहुत चाहता हूँ वो फिल्म बाहर आए, क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म है। और आज की तारीख में जो महिला क्रिकेट की जहाँ तक बात किया जाए कि उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको और भी ज़्यादा बूस्ट अप करने के लिए इस फिल्म की बहुत ज़्यादा भूमिका है। ये फिल्म बाहर आना ही चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है कि इट वाज अनुष्का शर्मा's बेस्ट परफॉर्मेंस टिल दैट। कब आप लोगों ने शूट कब की थी इस फिल्म को? टाइम हो गया, आई थिंक 3-4 साल। 3-4 साल हो गया, आई थिंक कोविड से पहले। और वो रेडी भी है, बस मतलब पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट है? हाँ, मैंने डबिंग सब कुछ कर ली थी। तो आई थिंक इट्स डन, इट्स रेडी। और करते हुए मुझे पता चल गया दिस फैंटास्टिक फिल्म। ओके, बट अब स्क्रिप्ट मुझे पता है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है। यस, जो जिस तरीके से लिखी हुई है, ये बहुत ही अनलाइक बायोग्राफी है, मतलब एक अलग तरीके से, मतलब ऐसा जो बायोग्राफी होता है ना, रेडीमेड बायोग्राफी, वैसा नहीं है। अग्रीड। अच्छा, ओके। और आपके हिसाब से, सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, क्या वजह है कि अभी तक ये रिलीज नहीं हो पा रही है या ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रही ये है? पता नहीं, ये शायद ऊपर में कोई कुछ चल रहा होगा, मतलब कुछ पोर्टल के साथ, चैनल के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ ऐसा डील चल रहा होगा, जिस डील में हमारी तो कोई जगह ही नहीं उस पर डिस्कस करने का, मतलब हम तक तो बात पहुंचती नहीं है। हमारा काम उधर ही ख़त्म हो जाता है जब डबिंग हो जाती है, फाइनल पेमेंट मिल जाता है। पेमेंट का जिक्र हो, कभी ऐसा हुआ है कि कोई पेमेंट बहुत काम किया है पहले, तो पेमेंट आज भी रुकी है? बिल्कुल होता है। बिल्कुल 25 साल पहले की पेमेंट पड़ी हुई है। अब ऐसे पेमेंट जिस टाइम पूरी पिक्चर की 20,000 रुपये में 10,000 अभी तक मिले नहीं। अरे ऐसे भी पिक्चर किए मैंने कि प्रोड्यूसर ने मुझे बोला है कि यार सुन, इधर ना डीओ नहीं मिल रहा और सिगरेट नहीं मिल रहे, तो एक काम कर, डीओ और सिगरेट भरा के ले गया। तो मैं 1,000 रुपये का डीओ, 100 रुपये वाला डीओ मिलते थे, 1,000 रुपये का डीओ 10 डीओ लेके गया और 2 पैकेट क्लासिक माइलेज लेके गया। उसके भी पैसे नहीं दिए। उसके 25 साल हो गए, उसके 20-25 साल हो गए। आज भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है? आज भी होता है, आज आज भी होता है। कुछ जगह में आज भी होता है। वो आप इमोजी भेज के थक जाते हो कि भाई। तो हम जब बदलाव की बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि एक्टर्स का माना जाता है काफ़ी अनसर्टेन होता है उनकी भी ना, तो ये भी एक बदलाव आना चाहिए कि पेमेंट आप उनको टाइम पे दे दीजिए। देखिए वही मैं कहना, बौद्धिक बात करके कोई फ़ायदा नहीं। ये तो सारे यूटोपियन आइडियाज़ है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो प्लेटोनिक आइडियाज़ है, मतलब ये सब, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें होती है इधर। सो समुंदर है। कोई अच्छे लोग हैं, कोई बुरे लोग हैं, कोई सेमी लोग हैं। तैरना आना चाहिए। तैरना आपको तैर से निकल जाना चाहिए। इधर से बाएं लिया, राइट लिया, वर्षों बाद यार इस रास्ते में जाम है, उधर से निकल लो। तो इस तरीके से कर कुरा के आपको तो निकल जाना पड़ेगा। चलिए, चलते चलते एक्टिंग तो हमने आपकी देख ली। वेस्ट बंगाल अपने पॉलिटिक्स के लिए भी काफ़ी चर्चे में रहता है। कभी सोचा है कि मौका मिलेगा तो मैं उस अपने शहर फिर से लौटूंगा? अब तो काफ़ी नहीं शहर वो शहर तो अब भी वही है, अपना ही शहर है, मेरा शहर है। मैं अभी 7 दिन पहले रह के आया हूँ, तो मैं जब भी मेरा मन करता है मैं चला जाता हूँ। मेरा पूरा चाइल्डहुड है उधर, मेरी स्कूल, कॉलेज, मेरी थिएटर, मेरे फ्रेंड्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, इट्स माई सिटी। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स भी हमेशा चर्चे में रहती है, तो क्या कभी दिव्येंदु को आने वाले समय में हम उस पॉलिटिक्स का हिस्सा हो जाए? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं वो एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी है मेरे लिए। दूसरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं घुसना चाहता।
एक बदलाव जो आप अपने शहर में चाहते हैं? मुझे लगता है कि रात को मुझे थोड़ा सा ये कम्यूट करने की प्रॉब्लम होती है। तो कलकत्ता में एक ये है, मतलब वो बचपन में देखिए वो 10 बजे तक कलकत्ता सो जाती है, मतलब वो शहर बिल्कुल सो जाता है। तो थोड़ा रात को थोड़ा सा जब मैं जाता हूँ तो कि मेरे पास कलकत्ता में गाड़ी नहीं है तो मैं ऊबर बहुत लेता हूँ, तो रिफ्यूज़ल बहुत है। रिफ्यूज़ कर देते, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो वो एक चीज़ है, बाकी ठीक है। वो भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, मतलब दो गाड़ी नहीं मिलती, तीसरी गाड़ी तो मिल जाती है ना। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते में रात गुजारने पड़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो बाकी बढ़िया शहर है अपना, खाने पीने का बिल्कुल बहुत ही सहूलियत है। दोस्त है, मतलब अपना दोस्त फैमिली सब उधर है, यहाँ भी दोस्त फैमिली है। तो ठीक, किसी कोई कहीं कोई चेंजेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहे तो। Perfect. Divyendu, thank you so much for answering my questions. Thank you, And sir. all the best for future interviews. Yeah, thank you so थैंक यू much. सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।